प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान पर पोस्ट बजट वेबिनार को किया संबोधित। कहा, पीएम विश्वकर्मा योजना से करोड़ों लोगों को मिलेगा लाभ। मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ में राज्यपाल की अध्यक्षता में आयोजित राज्य के सरकारी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और कुल सचिवों के साथ आयोजित बैठक को किया संबोधित। करनाल में खेलो इंडिया 10 का दम महिला खिलाड़ियों की योगासन प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। योग को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने वाला हरियाणा बना देश का पहला राज्य। और देश में इन्फ्लुएंजा H3N2 और कोविड की स्थिति पर नई दिल्ली में नीति आयोग की हुई समीक्षा बैठक। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी किया निर्देश। नमस्कार, मैं भूपेंद्र सिंह मलिक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान पर पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित किया। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान का उद्देश्य कारीगरों के मानक और गुणवत्तापूर्ण उत्पादों और सेवाओं को घरेलू व वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ जोड़ना है। पीएम ने अपने संबोधन में स्किल इंडिया मिशन की सराहना की। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से करोड़ों लोगों को रोजगार प्रदान किया गया है। मिशन के माध्यम से, कौशल विकास केंद्रों के माध्यम से करोड़ों युवाओं की स्किल बढ़ाने, उन्हें रोजगार के नए अवसर देने का काम किया है। कौशल जैसे क्षेत्र में हम जितना स्पेसिफिक होंगे, जितनी टारगेटेड अप्रोच होगी, उतने ही बेहतर परिणाम मिलेंगे। कौशल योजना के माध्यम से करोड़ों लोगों की बड़ी मदद होने जा रही है। हर विश्वकर्मा साथी को आसानी से लोन मिले, उनका कौशल बढ़े, ये सुनिश्चित किया जाएगा। पीएम ने कहा कि हमारा उद्देश्य विश्वकर्मा साथियों को बड़ा उद्यमी बनाने का है। इसके लिए उनके बिजनेस मॉडल में स्थायित्व जरूरी है। योजना के द्वारा केंद्र सरकार हर विश्वकर्मा साथी को होलिस्टिक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट प्रदान करेगी। आज के विश्वकर्मा साथियों को कल का बड़ा एंटरप्रेन्योर बनाने का है। इसके लिए उनके बिजनेस मॉडल में स्थायित्व जरूरी है। इसे ध्यान में रखते हुए हम उनके बनाए प्रोडक्ट को बेहतर बनाने, आकर्षक डिजाइनिंग, पैकेजिंग और ब्रांडिंग पर भी काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल चंडीगढ़ में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की अध्यक्षता में आयोजित राज्य के सरकारी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों व कुल सचिवों के साथ हुई बैठक को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालय ये संकल्प लें कि नई शिक्षा नीति का समाज के हर नागरिक को लाभ मिले और इस नीति को लागू करने के लिए बनाए गए प्रत्येक पैरामीटर पर खरा उतरने की कोशिश करें। इसके साथ ही प्रत्येक चरण में नई शिक्षा नीति की समीक्षा करें और इसके लक्ष्यों को पाने के लिए हर संभव प्रयास करें। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के लिए चेकलिस्ट रेडी रेकनर तैयार किया गया है। इस नीति में मल्टीपल स्किलिंग के लिए विश्वविद्यालयों में युवाओं को शिक्षित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय रोजगार उन्मुखी पाठ्यक्रमों को संचालन करें, तकनीकी पाठ्यक्रमों को प्राथमिकता दें ताकि छात्र छात्राओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें। सरकार की ओर से 1,80,000 रुपए से कम आय वाले परिवारों के बच्चों को फीस की सुविधा दी जाएगी। थी तो गरीब आदमी कैसे देगा, और फीस बढ़ेगी तो स्वाभाविक है हमारी सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम में उपयोग होगा, उसका पैसा सरकार आपको सीधा दे देगी। बच्चे की पढ़ाई की दी जाने वाली फीस ये एक अलग हमारा दायित्व है, उसको हम पूरा करेंगे। हो सकता है नेक्स्ट जो ग्रुप है 3 लाख से लेके, यानी 1,80,000 से लेके 3 लाख या 6 लाख या 5 लाख कोई और ग्रुप बनाएंगे, उसकी कुछ फीस दे देंगे, कुछ वो दे दे। एक लेवल ऐसा आएगा जिसमें से फीस भरने की कोई समस्या ही नहीं किसी को। आपके कोर्सेज 6 अगर शुरू हो जाएंगे तो वो देने वाला आ जाएगा। तो ये दुविधाएं जो हैं इनको हल करने के लिए स्कीमें योजनाएं बनाएंगे। आपको तो इतना ही है
कि अपने यहाँ इसको कैसे हम आत्मनिर्भर बने। केंद्रीय खेल मंत्रालय के तहत आज करनाल में खेलो इंडिया 10 कदम महिला खिलाड़ियों की योगासन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। हरियाणा योग आयोग के चेयरमैन जयदीप आर्य ने कहा कि योग को बढ़ावा देने और इसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए ये योग प्रतियोगिता करवाई जा रही है। प्रतियोगिता में हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर के 200 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य है जहां योग को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है और इस बार पहली से 10वीं कक्षा तक के बच्चों को योग की शिक्षा दी जाएगी। वहीं हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने कहा कि आज सरकार के प्रयासों से योग देश और विदेश में प्रामाणिकता के साथ आगे बढ़ रहा है। महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए, महिलाओं की खेलों में भागीदारी करने के लिए और खास तौर पर योगासन में भागीदारी करने के लिए ये कार्यक्रम रखा है। आज पूरे देश के 10 शहरों में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत कल माननीय अनुराग ठाकुर जी ने की थी दिल्ली से। और इस कार्यक्रम में 3 राज्यों के जम्मू कश्मीर, पंजाब और हरियाणा के लगभग 200 खिलाड़ी भागीदारी कर रहे हैं। 2 खेल इसमें हो रहे हैं, एक ट्रेडिशनल और एक आर्टिस्टिक सोलो। योग को पाठ्यक्रम का हिस्सा बना दिया गया है और इस बार पहली से 10वीं कक्षा तक योग को पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर दिया गया है। हिंदुस्तान के 10 शहरों में हरियाणा का चयन होना और हरियाणा के करनाल का चयन होना, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। ये छोटे छोटे बच्चे जो योग की शिक्षा हमें दे रहे हैं, हम 50 वर्ष के लोग योग को इतनी जल्दी नहीं अपना पाए जितना इन छोटे बच्चों ने अपना लिया, तो मुझे लगता है भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है। प्रतियोगिता में भाग लेने आए खिलाड़ियों ने कहा कि योग से तन और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं और इससे हमारी मानसिक शक्ति मजबूत होती है और हमारी हाइट भी लंबी होती है। योगा से हमारी हेल्थ ठीक रहती है और हमारी बॉडी फिट रहती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय रियल टाइम के आधार पर एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम IDSP नेटवर्क के जरिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मौसमी इन्फ्लुएंजा की स्थिति पर गहरी नज़र रख रहा है। इसके अलावा मंत्रालय मौसमी इन्फ्लुएंजा H3N2 सब टाइप के कारण रुग्णता और मृत्यु दर की निगरानी करने के साथ उन पर कड़ी नज़र रख रहा है। मौसमी इन्फ्लुएंजा के संबंध में ये रुग्णता वाले युवा, बच्चे और वृद्धजन सबसे अधिक प्रभावित होने वाले संभावित समूह हैं। नई दिल्ली में नीति आयोग ने राज्यों में मौसमी इन्फ्लुएंजा की स्थिति की समीक्षा के लिए अंतर मंत्रालय बैठक आयोजित की। बैठक में जन स्वास्थ्य उपायों और मौसमी लू के बढ़ते मामलों को नियंत्रित करने के लिए राज्यों को सहायता देने के तरीकों पर विचार किया गया। अब तक हरियाणा और महाराष्ट्र ने H3N2 इन्फ्लुएंजा से एक मृत्यु की पुष्टि की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रोगियों के वर्गीकरण, उपचार, प्रोटोकॉल और वेंटिलेटर प्रबंधन पर दिशा निर्देश दिए हैं। मौसमी इन्फ्लुएंजा एक तेज श्वसन संक्रमण रोग है जो इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है। चरखी दादरी में 39वीं राज्य स्तरीय पशुधन प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कृषि मंत्री JP दलाल और त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री व हरियाणा भाजपा प्रभारी विप्लव देव ने दीप प्रज्वलित कर इसका शुभारंभ किया। इसमें बेहतरीन नस्लों के दुधारू पशु जैसे गाय, भैंस, बकरी के अलावा दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने वाले उत्तम नस्ल के झोटे व सांडों का भी प्रदर्शन किया गया। कृषि एवं पशुपालन मंत्री ने कहा कि इस प्रदर्शनी का उद्देश्य पशुधन को बढ़ावा देना और किसानों की आय में वृद्धि करना है। प्रदेश सरकार द्वारा पशुधन को बढ़ावा देने के लिए पशुधन क्रेडिट कार्ड, पशुओं की बीमारी के इलाज के लिए मोबाइल वैन सेंटर स्थापित करने के अलावा भेड़ बकरी पालन जैसी अनेक योजनाएं शुरू की हैं, जिससे बहुत से किसान आत्मनिर्भर हुए हैं। के लिए अच्छी योजनाएं लेके आए, इनके लिए हम बीमा योजना लेके आए, पशुधन क्रेडिट कार्ड लेके आए और जो बीमारी के वक्त समस्या होती थी 200 हम जो मोबाइल वैन डॉक्टर के साथ एक कॉल सेंटर स्थापित करके वो चलाएंगे, जिससे कि जो पशुओं की हानि होती थी बीमारी के वक्त उसकी कमी आए। किसान के लिए हमने बड़ी डेयरी की स्कीम लेके भारत सरकार की है, भेड़ पालन की है, बकरी पालन की है और इसके माध्यम से ही जो है किसान आत्मनिर्भर होकर के अपने परिवार पाल सकता है। वहीं कार्यक्रम में शामिल त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव देव ने कहा कि हरियाणा सरकार इस प्रकार के मेले का आयोजन कर पशुपालन को बढ़ावा देने का सराहनीय प्रयास कर रही है। देखता हूँ
25 लीटर की 20 लीटर की इस भूमि के जो गोमाता मैं देखा हूँ तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। और इस प्रदेश के किसानों की मेहनत, इनकी लगन और विशेष करके जयप्रकाश दलाल जी का जो इस मंत्रालय के माध्यम से डेयरी प्रकल्प को आगे बढ़ाने की जो योजना है, माननीय प्रधानमंत्री जी के जो योजना को कार्यान्वित करनी है उसको ढंग से किया है। वन एवं पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने आज पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में आयोजित 26वें अखिल भारतीय वन खेल कूद प्रतियोगिताओं का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर अंबाला के सांसद रतनलाल कटारिया भी मौजूद रहे। सभी प्रतियोगिताओं में 273 तरह के खेलों में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और वन अनुसंधानों के लगभग 2458 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर वन मंत्री ने एथलेटिक्स प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ियों को पदक देकर सम्मानित किया। इस दौरान कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां तीसरी बार इन वन खेलों का आयोजन किया जा रहा है। जीवन में खेल आपसी संवाद, मेल मिलाप और टीम की भावना को बढ़ावा देते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वन विभाग ने प्रदेश में वन क्षेत्र को बचाने के लिए कई योजनाएं भी शुरू की हैं। पूरे देश में हरियाणा ऐसा प्रदेश है जिसको तीसरी बार ये मौका बहुत अच्छा है। और हमारा जो विभाग है, अगर आर्मी और पुलिस के बाद देखा जाए तो तीसरा हमारा विभाग है जहाँ फिटनेस बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है और हम उसमें जान भी देते हैं और हमारे लोग बहुत अच्छे फिट भी हैं। तो इससे और प्रोत्साहन मिलता है, खेलों से और प्रोत्साहन मिलेगा अपनी फिटनेस के लिए। सांसद रतनलाल कटारिया ने कहा कि पंचकुला में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं होना हमारे लिए गर्व की बात है। पंचकुला को अब नई पहचान मिल रही है कि इससे पहले भी खेलो इंडिया का आयोजन यहाँ पर हुआ और पंचकुला जिस तरह से इंटरनेशनल लेवल के ऊपर स्पोर्ट्स के मामलों में उभर रहा है। अभी यहाँ पर सारे हिंदुस्तान से जो आईटीबीपी की जो है बैंड प्रतियोगिता हुई थी जिसमें 26 राज्यों के खिलाड़ी आए थे और आज जो ये प्रतियोगिता हो रही है इसमें भी जो है 26 राज्यों से प्रतिनिधि आए हैं। तो ये हिंदुस्तान के जो कल्चरल यूनिटी है उसको भी बढ़ावा देने में बहुत महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संवाद श्रृंखला के अंतर्गत पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों के साथ वर्चुअल माध्यम से संवाद किया। लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई ये योजना उनके लिए वरदान से कम नहीं है। इस योजना से उन्हें 10,000 रुपये की राशि बिना किसी ब्याज के प्राप्त हुई है, जिससे स्वरोजगार शुरू करने में काफ़ी मदद मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पीएम स्वनिधि योजना के तहत लगभग 36,000 स्ट्रीट वेंडर्स को अब तक करीब 48 करोड़ रुपए का ऋण दिया जा चुका है। इस ऋण पर 7% ब्याज केंद्र सरकार और 2% ब्याज राज्य सरकार की ओर से दिया जाता है। अब तक 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ब्याज के रूप में बैंकों को अदा की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य 1 लाख लोगों को लाभ पहुंचाना है। इसके लिए स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण प्रदान करने के लिए मेले लगाए जाएंगे। वैश्विक कोरोना महामारी के संकट काल में प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात कही थी। ये तभी संभव होगा जब हर परिवार अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। सब चीज तहस हो गई थी और उस समय आप लोगों ने इन सारी चीजों को संभाला और प्रधानमंत्री जी ने भी ये योजनाएं उसी समय शुरू की थी कि हमारे जो छोटे ऐसे पूंजी वाले लोग उनकी सहायता कैसे की जाए। सभी बैंकों को आदेश दिए गए कि ऐसे लोगों के लिए कुछ योजना बनानी चाहिए। स्वनिधि योजना के माध्यम से 10,000 रुपया और एक लोन के रूप में आपको दिया गया। इसमें अभी तक कुल मिलाकर 48 करोड़ रुपया ये बांटा जा चुका है। और इसमें बड़ी बात यह है कि जो इसका ब्याज होता है, भले ही वो कहने को 9% ब्याज है, लेकिन उसमें 7% ब्याज तो केंद्र देता है, 2% हम सरकार की ओर से उसमें डालते हैं। ऐसा 1 करोड़ रुपए से ऊपर की राशि ब्याज की भी साथ में हमने बैंकों को अदा कर दी है। आपको कोई ब्याज नहीं देना है।
देश की अर्थव्यवस्था में मजबूती जारी है। चालू वित्त वर्ष में प्रत्यक्ष कर संग्रह में बढ़ोतरी हुई है। सीबीडीटी के अनुसार 10 मार्च तक कुल प्रत्यक्ष कर संग्रह 16.68 लाख करोड़ के पार हो गया है, जो पिछले वर्ष इसी अवधि की तुलना में 23% अधिक है। शुद्ध कर संग्रह 13.7 लाख करोड़ रुपए रहा, जो पिछले वर्ष इसी अवधि की तुलना में 17% अधिक है। ये सरकार की स्थिर नीतियों का परिणाम है कि कर संग्रह में बढ़ोतरी का सिलसिला लगातार जारी है। गर्मी के मौसम में बिजली की आपूर्ति पर विद्युत मंत्रालय, कोयला मंत्रालय एवं रेल मंत्रालय की हाल ही में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस बैठक के दौरान अप्रैल से मई 2023 के बीच बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए बहुआयामी रणनीति तैयार की गई है। 2023 में बिजली की सर्वाधिक मांग अप्रैल में 229 गीगावाट तक पहुंच जाएगी, जो अब तक की सर्वाधिक मांग होगी। बिजली की इस मांग की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने बहुआयामी रणनीति तैयार की है, जिसमें विद्युत मंत्रालय, कोयला मंत्रालय और रेल मंत्रालय ने मिलकर गर्मी के मौसम में बिजली की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित की है। इसी के तहत देश के सभी विद्युत संस्थानों को निर्देश दिया गया है कि कोयला आधारित पावर प्लांट का रखरखाव पहले से ही कर लिया जाए। साथ ही बिजली कंपनियों से कहा गया है कि लोड शेडिंग नहीं होने के लिए सभी उपाय सुनिश्चित किए जाएं। वहीं रेल मंत्रालय ने बिजली के लिए जरूरी कोयले के परिवहन के लिए पर्याप्त रेक उपलब्धता सुनिश्चित की है। जो गति शक्ति मॉडल है प्रधानमंत्री जी, इसी का आधार पर है कि कोई मंत्रालय अकेला कुछ नहीं करता। अगर आपको कोल और पावर के साथ में अगर ट्रेन का रेक ना मिले तो ये काम हो ही नहीं सकता। तो ये सब मिनिस्ट्री इकोसिस्टम से काम करती हो, इसके लिए सब तैयार है। और बीच में भी जब भी ये समस्या आई तब हम लोग अपना योगदान देते रहे। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।